नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त मैं मोतिहारी में हूं, यानी बापू की कर्म भूमि मोतिहारी। और आज मेरे साथ सुपर एक्सक्लूसिव में बात करने के लिए पूर्वी चंपारण की बड़ी चर्चित चेहरा पॉलिटिकल फील्ड में और बंजरिया प्रखंड के प्रखंड प्रमुख और पूर्वी चंपारण जिला प्रखंड प्रमुख संघ के अध्यक्ष और जन सुराज पार्टी के संस्थापक सदस्य जफीर आजाद उर्फ चमन। आज हम इनसे बात करेंगे, चूंकि पिछले कई महीनों से सालों से जो है खास करके अपने क्षेत्र में बड़ा एक्टिव है। लगातार जो है अपने क्षेत्र के विभिन्न पंचायत में, वार्ड में, गलियों में सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और प्रशांत कुमार के विचारों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। आखिर इनका मनसा क्या है? क्या 2025 में ताल ठोकने के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रशांत किशोर के विचारों को जनता तक पहुंचाना ये इनका एक सिर्फ मकसद है? तो इन सब तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। और अभी 2 दिन पहले जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर चंपारण की धरती पे आए थे। काफी सारी बातें हुई इनसे, इन सब मुद्दे पे हम बात करेंगे और कई सवाल करेंगे। और 2025 को लेकर क्या सच में जफीर आजाद चमन तैयारी में है, इसकी भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो न्यूज टाइम से बहुत बहुत स्वागत है जफीर भाई। आपका भी बहुत शुक्रिया जो आपने इस काबिल समझा, और हम आपको बधाई देते हैं कि आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पिछले कई महीनों से सालों से मैं देख रहा हूं कि आप अपने क्षेत्र में मोतिहारी नरकटिया की मैं बात करूं तो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, बहुत एक्टिव मोड में है। ऐसा मतलब चर्चाएं हैं कि जफीर भाई जो है कहीं विधानसभा की तैयारी तो नहीं कर रहे, और जो है प्रशांत जी के विचारों को आप हर एक व्यक्ति के पास इस बात को पहुंचा रहे हैं कि आखिर क्या मन में चल रहा है? मन में चल कुछ नहीं रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। जब उनका काम था आईपैक के द्वारा दूसरी राजनीतिक पार्टियों को बूस्टअप करना और उनके लिए प्रचार प्रसार करना, या एक अच्छे राजनीतिक सलाहकार के रूप में जब वो विख्यात थे, उस समय से हम लोग उनको जानते हैं, उनके विचारों से सहमत हैं। और बिहार सरकार को भी उन्होंने मदद किया। बिहार सरकार में सेकंड लाइनर के रूप में हम लोगों ने उनको देखा है। उस समय से हम उनसे सहमत हैं, उनके कार्यशैली से, उनकी कार्य क्षमता से, उनके कार्य करने की इच्छा शक्ति से प्रभावित है। और जब वो पॉलिटिकली जब उन्होंने शुरुआत करी, पैदल पद यात्रा की, और मोतिहारी से होकर उनको जाना था भितिहरवा, और वहीं से शुरुआत करनी थी 2 अक्टूबर को। तो हम लोगों ने बाज़ाब्ता इतना ज़्यादा इंस्पायर थे कि बंजरिया थाना के पास बाज़ाब्ता हम लोगों ने रोक करके उनसे मुलाकात की और उनका स्वागत किया, उनको बधाई दी। और उस समय से इनके विचारों से सहमत है और हम विचारों के संवाहक है। हम अपनी हैसियत ये रखते हैं, जैसे और लोग कहते हैं कि हम सिपाही हैं, हम संवाहक हैं। उनके विचारों का प्रसार करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको विधानसभा का चुनाव लड़ लेना है। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जन सुराज पार्टी से बहुत सारा उसका मापदंड है। उस पैमाने पे जो खरा उतरेगा वही चुनाव लड़ पाएगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी पद को पहले से सुशोभित कर रहे हैं तो हम विधानसभा चुनाव लड़ लेंगे, वो टिकट दे देंगे, या उनके आगे पीछे बहुत दौड़ेंगे तो टिकट ले लेंगे, या फिर फोटो खिंचा लेंगे या पैसे से। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मापदंड है, बहुत कड़ा मापदंड है। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। जन सुराज पार्टी से टिकट लेना इतना आसान नहीं है। हम नहीं समझते हैं कि जितने सारे लोग अपने को दावेदार समझते हैं या लिख कर पोस्टर लगा रहे हैं कि भावी उम्मीदवार, हमारा कहीं ऐसा पोस्टर नहीं लगा है कि हम भावी उम्मीदवार। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि जन सुराज के विचारों को, प्रशांत किशोर के विचारों के का प्रसार करते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं। जब से आपका एकेडमिक लाइफ खत्म हुआ, उसके बाद से आपने पॉलिटिकल फील्ड में कदम रखा है, तब से ग्राम पंचायत का कोई ना कोई पद जो है आप लेते रहे हैं, चुनाव जीतते रहे हैं। तो आखिर प्रशांत किशोर की कौन सी ऐसी बात से आप प्रभावित हुए और उनके कौन सी नीतियों से आप इंस्पायर हुए कि आपको लगा कि नहीं, मुझे जन सुराज के साथ चलना चाहिए? देखिए, नीतियों में तो भी 5 चीजें आपके सामने है कि जन सुराज के हर पोस्टर पर एक लिखा होता है कि जन सुराज आएगा और 5 चीज हो जाएगा। उन 5 चीजों में देखिएगा ग्रास रूट में की बातें हैं। बिहार के आम जनमानस की दुखती रग पर उन्होंने हाथ रखा है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पलायन के बिंदुओं पर कि क्यों पलायन होता है, उस पर वो विचार करते हैं। बिहार की आधी नहीं 80% जनसंख्या
किसानी पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, गांव ग्राम से आते हैं। और विश्व स्तर पर हम समझते हैं, या आपकी जानकारी में भी होगा कि विश्व स्तर पर बिहार की ज़मीनें सबसे ज़्यादा जरखेज़, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, फर्टाइल है। इसके बावजूद भी यहाँ के किसान त्राहिमाम मचाए हुए, तो उनको सरकार द्वारा प्रदत्त कोई भी फैसिलिटीज टाइम पर मिल नहीं पाता, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना पटवन की व्यवस्था है। बीज तब आता है जब फसल कटने का समय आ जाता है, तो इतना बुरा हाल है। पलायन की स्थिति ये है कि यहाँ के मजदूर ट्रेनों में और बसों में बोरा का जैसा भर भर के जाते हैं, 10,000 रुपये कहीं और नौकरी करते हैं। और कभी कोई एक्सीडेंट होता है, किसी तरह का कोई प्राकृतिक आपदा आता है बिहार से बाहर, तो उसमें मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा बिहार की होती है। इन सब बिंदुओं पर उन्होंने विचार किया। महिलाएं सशक्त नहीं हैं, महिलाएं स्वावलंबी नहीं हैं, महिला आत्मनिर्भर नहीं हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि बिहार में एक योजना चलती है जीविका के माध्यम से, जो 40% ब्याज पड़ जाता है सालाना, अगर उसको जोड़ा जाए तो। इन्होंने ये तय किया है, इन्होंने अपना अनाउंस किया है कि मेरे मैनिफेस्टो में एक बात होगी कि महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए 4% सालाना ब्याज पर पैसे दिए जाएंगे। वैसे वृद्ध जो 60 साल से ऊपर की उम्र में पा चुके हैं, उनको 2,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। युवाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। वो घर बैठे 10 से 15,000 रुपये पाएंगे। अभी उन्होंने एक पर काम करना शुरू भी कर दिया है कि 1 लाख युवाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपना खाना खिलाकर, अपने जगह रखकर, और 3 से 5 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद 2 से 20,000 रुपये प्रति माह अपने घर बैठे वो अर्न कर पाएंगे, तो उनका अपना जीवन स्तर सुधरेगा। 5 चीज़ें जो उन्होंने बताई। नरेगा को सही मानों में ज़मीन पर उतारने के लिए उन्होंने एक प्लान किया है कि किसानों को मुफ्त में नरेगा के द्वारा मजदूरी दी जाएगी, मजदूरों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सब है कि ज़मीनी स्तर पर सोच रहे हैं। बिहार की जनसंख्या के आखिरी पंक्ति पर खड़े लोगों के लिए वो सोचते हैं। ये नहीं कि बस बिहार को उसका चेहरा बदलना, बिहार की व्यवस्था बदलने की सोच रखते हैं। जब से जन स्वराज की पार्टी का जो अनाउंसमेंट हुआ है, तब से बिहार की कई पार्टियां और जो रीजनल पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टियां, सभी आरोप लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं से ये पर्दे के पीछे से कोई और काम कर रहा है। जन स्वराज जो है बीजेपी की बी टीम है, ऐसे आरजेडी वाले आरोप लगाते हैं। तो आपका क्या कहना है? आपको पता होगा कि जब से जन स्वराज एक्टिव हुई है पॉलिटिकली, तभी से बड़ी बड़ी पार्टियां जो अपने आप को विश्व में सबसे बड़ी पार्टी कहती है, ये जो पहले से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी रही है, या जो राज्य स्तर पर है, सत्ता में है या सत्ता के बाहर, ये सभी बौखला गए। इतना पहले, 1 साल पहले कोई एक्टिव होता है क्या? ये जन स्वराज का के एक्टिव होने का नतीजा है कि आज हमको, आपको और किसी को कोई पूछ भी रहा है। गाँव गाँव लोग घूम रहे हैं, बड़े बड़े नेता केंद्र से चल करके यहाँ आ रहे हैं। ये जन स्वराज या प्रशांत किशोर के एक्टिव होने का ही नतीजा है कि बीपीएससी के मामले में राहुल गांधी जैसे लोगों को भी पटना तक आना पड़ा। अब आपको समझ आनी चाहिए कि पूछ तो बढ़ गई ना कम से कम। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो ये खड़े रहे, जिसके लिए आंदोलन चलाया, कहीं ना कहीं प्रशांत जी का उसमें जो है, और जन स्वराज का गिराव बिहार में काफी हद से ज्यादा, मतलब बहुत बड़ा है, ये मेरा मानना है। बढ़ेगा, जो लड़ाई लड़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा। जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, ये जो सत्ता पाने की सोच सिर्फ रखते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बन जाना है, या एक को ये इतनी ही तक सोच रखते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बने रहना है। जरा बताइए कि अभी जो 2 पार्टी, जो 2 ध्रुव है, एनडीए या महागठबंधन, इन दोनों की अपनी क्या सोच है? महागठबंधन की सोच ये है कि फलां को मुख्यमंत्री बना देना है, और एनडीए की सोच ये है कि फलां को मुख्यमंत्री बनाए रखना है। अगर इन 2 मुद्दों को छोड़कर कोई डिबेट कर ले, कि प्रशांत की ओर से कोई डिबेट कर ले कि बिहार के लोगों के लिए, बिहार की दशा को बदलने के लिए, बिहार की बदहाली को दूर करने के लिए इन लोगों के पास कोई मास्टर प्लान रहा हो। पिछले 35 सालों की बात कर रहे हैं कि पिछले 35 सालों में इन लोगों ने बिहार की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए किसी तरह का कोई प्लान दिया क्या? कोई मास्टर प्लान है क्या? सिर्फ ये है कि बस मुख्यमंत्री बने रहना है, उसके अलावा और कोई प्लान ही नहीं। जन स्वराज के पास या चाहे प्रशांत किशोर के पास सोच है, एक विचार है, एक प्लान है कि 5 सालों में हमको क्या कर देना है। 5 सालों में इन्होंने तय कर रखा है कि शिक्षा व्यवस्था बदल देनी है, विश्व स्तरीय बना देना है। वैसे गरीब लोग जो पढ़ाई नहीं कर पाते, अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे, उनको 15 साल की उम्र तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। तो जब एनडीए वाले तो ये कह रहे हैं कि बिहार को तो ऐसा चीफ मिनिस्टर कभी मिला ही नहीं जिसने इतना काम किया कि मतलब ये रिकॉर्ड है।
मतलब इतिहास बनाया उन्होंने नीतीश कुमार ने। पिछले आजादी के बाद से ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर बना जिसने घर घर, गली गली, गांव गांव, देहात देहात तक बिजली पहुंचाया और रोड पुलिया का काम कराया। और आप कह रहे हैं कि काम हुआ नहीं, आएंगे प्रशांत जी तो करके दिखाएंगे, पलायन रोकेंगे, और उनके लोग कह रहे हैं कि भाई तो कुछ काम बचा ही नहीं है करने के लिए, सब तो काम नीतीश जी ने कर दिया। अच्छा जरा सोचिए, हम या आप, हम भी कहते हैं कि इतना लंबा समय तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, ये तो ये हकीकत है। लेकिन इतना कुछ किया है इन्होंने, ये अगर कोई कहता है तो गलत कहता है ना। रोड रास्ता बनना, नाला बन जाना, इसको विकास का थोड़ी बोलते हैं। वो तो समय की मांग है, देर सवेर आप तक पहुंचना है। रोड रास्ता इनका प्लानिंग नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ये अपने पूरे बजट में बिहार अपनी हिस्सेदारी, वित्तीय रूप से अपनी हिस्सेदारी सिर्फ 23% कर पाती, सिर्फ 27% कर पाती। 73% केंद्रीय अनुदान पर ये राज्य चल रहा है। और कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। रोड रास्ता बनाना विकास तो जब तक शिक्षित नहीं होगा आपका राज्य, जब तक गरीबों तक आपकी शिक्षा व्यवस्था नहीं पहुंचेगी, स्वास्थ्य नहीं पहुंचेगा, जब तक मोरली बूस्टअप नहीं होंगे, जब तक औरतें अगली पंक्ति में आकर खड़ी नहीं होंगी, तब तक विकास कैसे हो सकता है। विकास की परिभाषा को इन्होंने बदल दिया। विकास की परिभाषा को इन लोगों ने केसरिया और हरा पर लाकर खड़ा कर दिया है, डर बना कर रखा है। हरा वालों ने केसरिया के डर से हम लोग के अंदर डर का भावना पैदा किया, केसरिया वालों ने हरा के डर से। इसको विकास का थोड़ी बोलते हैं कि रोड बन गया, रास्ता बन गया। वो तो पहुंचना है एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, देर सवेर। बताइए कि कौन सा ऐसा जगह है बिहार का जहां इस मामले में पीछे है। ये तो अपने दम पर करते नहीं, ये तो पूरे विश्व स्तर पर ही प्लानिंग होती है कि रोड रास्ता, नाली, स्वच्छता या फिर मेडिकल से रिलेटेड। क्या लगता है चमन जी को 2025 में, क्या लगता है कि जनसुराज सत्ता में आ रही है? जनसुराज इतना उपचुनाव में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। उम्मीद लगाया जा रहा था कि जहां से लड़ रही है जनसुराज वहां सीट निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है उपचुनाव में कि 10-10.5% वोट शेयर किया। दूसरी बात ये कि जो इस जनसुराज के सूत्रधार हैं, उनका जो पद यात्रा अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा था, उधर जा भी नहीं पाए थे पैदल। इसके बावजूद भी 10.5% वोट शेयर बहुत बड़ी बात है। 2-4% वोट शेयर और बढ़ जाएगा तो सत्ता में आ जाएंगे। भाई 243 सीटों पर चुनाव लड़ना है और बिना किसी गठबंधन के, किसी से गठबंधन नहीं करने के पीछे रीजन ये है कि इनके विचार नहीं मिलते उन लोगों के विचारों से। उन लोगों का तो अपने भी जहन्नम का पेट है, कभी भरवे नहीं करेगा। तो बिहार की जनता के लिए सोचने का मौका कब मिलेगा? अच्छा, नरकटिया को लेकर क्या प्लानिंग है? मतलब ये खबर है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है इस जिले में कि भाई जफीर साहब जो है विधानसभा की तैयारी में कहीं ना कहीं है। मतलब इशारों में इशारा कर रहे हैं कि भाई आप लोग एक्टिव मोड में रहिए, मुझे लड़ना है, क्योंकि जनसंपर्क आपका लगातार चल रहा है। तो तैयारी क्या, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि हम जनसुराज के विचारों से सहमत हैं और उस विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास हम करते हैं उसमें तो घर घर जाना ही है। इसलिए कि हर घर को इस बात से अवगत कराना है कि जनसुराज के विचार क्या हैं। और आपके लिए अगर कोई सोचना है, कोई कुछ कर गुजरने की सोच लेकर आया है तो उसके साथ होना चाहिए। आपने थोड़ी देर पहले कहा है कि आप जब से राजनीति में हैं, छोटे स्तर पे भी, तो लगातार आप विनर की हैसियत रखते हैं, हमेशा विजयी होते रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न भी यही है कि हम लोग हर घर को टच करते हैं, हर घर से जुड़े होते हैं, हर घर में डायरेक्ट दखल होता है हम लोगों का हर मामले में। और हम लोग बोलते भी हैं अपने अभिभाषणों में, जब छोटे स्तरों पर चुनाव होता है और लोगों के बीच कैंपेनिंग के दौरान, कि हम लोग जूता पहन के सोते हैं। जब जिस पहर आवाज़ दोगे तुम्हारी जगह हम अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करेंगे, प्रयास जरूर करेंगे, काम हो ना हो, लेकिन हम अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए ही, अगर हम उस काबिल होंगे, लोगों की तरफ से जब हमारे लिए दावेदारी पेश होगी तो ज़रूर हम चुनाव लड़ेंगे। इसलिए कि जनसुराज का अपना एक खाका है, एक सांचा है कि जो उस सांचे में फिट होगा उसी को वो अपना उम्मीदवार बनाएगा। और पहले भी बताएं कि ये बहुत कठिन डगर है, बहुत आग का दरिया है और डूब कर जाना है। उम्मीदवारी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। लोग अपना लिख करके बैनर पोस्टर आज़ादी है। अभी तो उम्मीदवारी की आवेदन दी जा रही है पार्टी कार्यालय में, क्या आपने जमा किया है? वहाँ भी प्रक्रिया है, रजिस्टर्ड अपने आप को कराना है कि हम उम्मीदवार। तो उसमें जिस तरह नॉमिनेशन सरकार लेती है आपका चुनाव के दौरान, उसी तरह से यहाँ भी नॉमिनेशन टाइप रजिस्ट्रेशन है। आपका पूरा पॉलिटिकल आपने किया है सब एकदम टोटल हमने अगर किया। पार्टी आप पे भरोसा करती है, आपको मैदान में उतारती है चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या लड़ेंगे और पूरा तन मन धन से
मैदान में जाएंगे? जरूर, क्यों नहीं। अगर हम पर भरोसा जताएगी पार्टी तो किसी दिन प्रशांत किशोर से भी एक सवाल किया गया था कि हाँ आप चुनाव लड़ने आएंगे तो किसका किसका वोट काटेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया था कि जिस दिन चुनाव लड़ने आएंगे उस दिन सबको काट के गिरा देंगे। ठीक उसी तरह अगर हमको उम्मीदवार बनाया जाता है नरकटिया विधानसभा से, तो जितने भी उम्मीदवार होंगे उन सबका जमानत जब्त करा देंगे। एकदम इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं, ये तो हमारे हमसे जुड़े हुए आम लोगों का कॉन्फिडेंस है कि जिस दिन हम चुनाव लड़ने आ जाएंगे उस दिन सब लोगों को काट के गिरा दिया जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एकदम बहुत बड़ी बात क्या है, ये तो हमारा अज़्म है, ये हमारा हिम्मत है। यानी आपको अपनी जनता पे पूरा भरोसा है? बहुत बहुत भरोसा है। इसलिए कि हम लोग जब से चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी कारकर्दगियों से, हम लोग दोनों लोग, मुखिया और पंचायत समिति, हमारा हमेशा वोट 25% इंक्रीज करता है, बढ़ता है। पिछली बार के बनिस्बत इस बार 25% वोट बढ़ा, बल्कि मुखिया का सीधे दुगना हो गया। 1800 वोट से 2016 में चुनाव हमारी मुखिया जीती थी, इस बार 3600 वोट से चुनाव जीती, दुगना हो गया। हम थोड़ा कम स्पीड में हैं, 25% हमारा भी बढ़ता है, चौथी बार है मैम। अच्छा, नरकटिया बाढ़ प्रभावित इलाका है। नरकटिया विधानसभा क्षेत्र जो है एक तटबंध बन रहा है, जिसको लेकर आंदोलन चल रहा है, उसको रोकने के लिए। इसके लिए जफीर साहब क्या पहल कर रहे हैं? और दूसरी बात की, अगर आपको चुनाव यहाँ से लड़ने का मौका मिलता है, अगर आप विधायक बनते हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी विकास के मामले में? और कौन ऐसा काम जो आपको लगता है कि नरकटिया में ये काम नहीं हो, अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहली प्राथमिकता मैं इस काम को दूंगा? देखिए, अभी आपने दुखती रग पर हाथ रखा है नरकटिया विधानसभा की। अभी आप हमारे यहाँ के मर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नरकटिया विधानसभा या बंजरिया प्रखंड के मर्म को, जो पीड़ा है अंदर पिछले 35 सालों से, उस पीड़ा को आप समझने का लगता है प्रयास कर रहे हैं। पीड़ा ये है कि पूरा बंजरिया प्रखंड, क्या तीनों प्रखंड साल में 5 महीना बाढ़ के पानी से डूबता रहता है। बाढ़ के दिनों में अगर सर्पदंश हो जाता है तो लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं। 35 किलोमीटर की दूरी में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, और अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो खटिया पे लद के आता है, रास्ते में दम तोड़ देता है। आप जानेंगे, आपसे इससे पहले भी कई मुलाकातें हो चुकी है, और हमने एक गांव का नाम बताया, सुंदरपुर, जो टापू है। वहाँ स्थिति ये है कि एक गली से दूसरे जगह जाना हो तो किसी न किसी का आंगन से होकर गुजरना पड़ता है, वहाँ रास्ता नहीं। उसी विपरीत परिस्थिति में हम और हमारी मुखिया ने सिसवा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। पिछले 4-5 मार्च को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होकर आई हैं। मॉडल पंचायत हमने बनाया है, मॉडल पंचायत सरकार भवन बनाया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर तैर रहा है, जो पंचायती राज के पोर्टल पर है, बिहार के भी और राष्ट्रीय और केंद्रीय, और बहुत सारा सम्मान हम लोग पा चुके हैं, हमारी मुखिया पा चुकी हैं। उसी विपरीत परिस्थिति में तो हम लोग कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं, इच्छा शक्ति है हम लोग के पास, काम करने का प्लान होता है हम लोग के पास। आप जाएंगे हमारे यहाँ, स्वच्छता के मामले में भी सबसे आगे है। हमारे यहाँ कोई नाली खुला हुआ नहीं मिलेगा, सभी नालियाँ ढकी हुई मिलेंगी, पूरा सुव्यवस्थित। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हुआ था 15 फरवरी को हमारे यहाँ, आप लोग जानते हैं, और हम हर जगह अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करते हैं। जिस दिन विधानसभा लड़ने का मौका आएगा उस दिन सबकी राजनीतिक दुकान बंद कर देंगे, इस बात की गारंटी। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और आप जिसे पॉलिटिक्स में इतना कॉन्फिडेंस, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैंने बाढ़ की बात की कि बाढ़ जो है मूल समस्या है यहाँ का, और अभी जो तटबंध बन रहा है जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, आंदोलन उसके लिए किया जा रहा है कि इसको रोका जाए, क्योंकि कई गांव प्रभावित हो रहा है इससे। तो इसको लेकर जफीर जी का क्या स्टैंड है? हमें रुकना चाहिए। देखिए, 50 साल पहले सरकार सर्वे करती है कि बांध बनना चाहिए, और 50 साल बाद वो जमीन पर फिर उतरती है। इस दौरान भी सर्वे कराना चाहिए। इस 50 सालों में भौतिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ बदल गया है, जनसंख्या बदल गया, फैलाव हो गया, नदी का फिर दिशा बदल गया, नदी के कटाव का दिशा बदल गया, और अब तो इस पर पॉलिटिक्स हो रहा है। जो लोग इस लेख के लिए जिम्मेदार हैं, जो हमारे से ऊपर के जनप्रतिनिधि लोग हैं, जब उन लोगों ने ही अपनी उंगलियां काट रखी हैं तो लड़ाई तो फिर जमीन पर होना है। पिछले दिनों जटवा घाट पर जब आमजन का विरोध हुआ और बैठक किया, धरना किया, उसमें हम लोगों को भी आमंत्रित किया गया था, और हमने अभी भाषण में कहा था कि जिनको जिम्मेदार होना चाहिए ऊपरी सदन में, विधानसभा में, वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाए। 2-3 अनुश्रवण की मीटिंग होती है जहां इन लोगों को बैठना होता है, इन लोगों को अपना प्रस्ताव प्रोसीडिंग होता है, प्रोसीडिंग में इन लोगों ने अपनी उंगलियां काट रखी हैं। अब पब्लिक के बीच विधानसभा में तो स्थानीय विधायक ने मुद्दा उठाया तटबंध का।
इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अपनी उंगलियां काट कर फिर लड़ाई लड़के कोई फायदा नहीं है। अब तो पब्लिक को ही लड़ना पड़ेगा और ये रुकना चाहिए। बांध बनने से हम नहीं समझते हैं कि बांध के अंदर और बांध के बाहर ये पहला ऐसा मौका है जिस समय जिसके लिए बांध बन रहा है वो भी विरोध कर रहा है और जिसके विरोध में बांध बन रहा है वो भी विरोध कर रहा है। ये पहला ऐसा मौका है। कम से कम बांध के बाहर वाले लोगों को तो खुश होना चाहिए कि हम बच गए। यहाँ बांध के अंदर जो पड़ जा रहे हैं वो भी विरोध कर रहे हैं और जो बांध के बाहर है वो भी विरोध कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब ये बांध बन जाएगा तो कम से कम एक बार पानी आएगा 12 फीट 15 फीट, कोई नहीं बच पाएगा। एक जगह बांध अगर रुक जाएगा तो ये मोतिहारी उतारी सबको उड़ा देगा। ये अलग बात है कि लोग दूर तक नहीं सोच रहे। अंग्रेजों में हम लोगों का फर्क सिर्फ इतना है कि आप देखिए जहाँ बैठे हैं, यहाँ मोतिहारी में एक मिस्कॉट मोहल्ला है। आप उस मोहल्ले को जब जाइएगा तो देखिएगा उसका कॉलोनाइजेशन का तरीका क्या है। वो 200 साल आगे का सोच करके कॉलोनाइजेशन किए हुए है कि दोनों तरफ नाला है और कहीं भी 25 फीट से कम रोड रास्ता नहीं। हमारे यहाँ आज घर बनता है तो 10 फीट का रास्ता निकाला जाता है, 15 फीट का रास्ता निकाला जाता है। ऑटोमेटिकली 5 साल के बाद वहाँ पैदल चलने का रास्ता नहीं रह जाएगा। तो दूरंदेशी नहीं है सरकार के अंदर, दूरंदेशी अंग्रेजों के पास है कि 200 साल आगे की सोचता है। ठीक उसी तरह बांध तो किसी कीमत पर बनना नहीं चाहिए। बांध बनने का मतलब ये है कि तबाही और उजड़ जाना। हमने कहा भी था कि भाई जो लोग बाढ़ के क्षेत्र में हैं वो लोग अपने बच्चों के लिए जी आ जाएं रोड पर, और ऐसे तो नहीं रुकने जा रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर का जो मुद्दा है, जो पार्टी का जो मुद्दा है वो तो है ही, लेकिन नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के लोकल किन 5 मुद्दों को लेकर आप, मैं चाहूंगा कि 4-5 मुद्दा वो गिनाए जिसको लेकर आप पब्लिक डोमेन में जाएंगे, चुनाव को और लोगों से सीधा संवाद करेंगे कि मुझे मौका मिला तो इस काम को मैं कर लूंगा। बाज़ाब्ता जन सुराज ने अपना एक कैलेंडर जारी किया है कि जन सुराज आएगा 5 चीज हो तो 5 पार्टी के, लेकिन मैं नरकटिया विधानसभा के लोकल 5 मुद्दे में पूछ रहा हूँ आपसे। लोकल हमारा 5 मुद्दा तो उससे मेल खाता हुआ नहीं। मैंने कहा कि दुखती रग पर हाथ रखा है। शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा है, उससे मेल खिचड़ी बंटना बंद होना चाहिए। ठीक है ना। अभी हम लोग के साथ क्या किया है, सरकार ने अनुदान का आदी बना दिया है, अपंग बना दिया। 4 किलो अनाज, 5 किलो अनाज वो रिलीज करता है, 4 किलो अनाज हमको मिलता है और हम लोग उसी को विकास समझ बैठे हैं कि चलो फोकट में 4 किलो अनाज मिल रहा है। मतलब ये कि आपके दिमाग को, आपके सोचने समझने की क्षमता को हैक कर लिया गया है। आप उस 4 किलो से आगे बढ़ नहीं पा रहे, आप 4 किलो से आगे सोच नहीं पा रहे। आपको खिचड़ी मिल जा रहा है बच्चों को, एक टाइम का खाना आपको का बोझ आपके बच्चों पर नहीं है। आप कभी बच्चों के लिए सोच नहीं पा रहे कि मेरे बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे। ठीक है, खिचड़ी खाकर बड़े हो जा रहे हैं। ठीक है, उनको स्टाइपेंड मिल जा रहा है, बस उसी को आप समझते हैं शिक्षा। शिक्षा का सही माना आप लोग नहीं समझ पा रहे। हम लोग उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, घर घर जाकर शिक्षा क्या है इसको समझो। आप उसका महत्व नहीं समझ पाए, अपने बच्चों के लिए उसको महत्वपूर्ण समझिए कि शिक्षा क्या है, शिक्षित होना क्यों जरूरी है। अगर आप शिक्षित होकर एक ठेला लगाते हैं उसमें, और आज बिना अशिक्षित ठेला लगाता है, दोनों में बहुत फर्क है। एक शिक्षित व्यक्ति टेम्पू चलाता है तो उसके बात करने का, उसके काम करने का तरीका, उसको ग्राहकों को डील करने का तरीका, और एक अशिक्षित व्यक्ति अगर टेम्पू चलाता है और लोगों ग्राहकों से बात करता है, उसका तरीका बदल जाएगा। ऐसा नहीं है, कभी ऐसी सोच नहीं है प्रशांत किशोर की कि हाँ आप शिक्षित हो जाइए, हम आपको नौकरी देंगे। शिक्षित होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सरकारी नौकरी पालेंगे। 74 साल के इतिहास में आज तक 23.5 लाख लोग ही नौकरी कर पाए हैं। ये अलग बात है कि राजद और एनडीए के लोग और मुख्यमंत्री स्टेज पर से बोलते हैं कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दी। जरा सोचिए, 74 सालों में 23.5 लाख, और 1 साल में इन लोगों ने 10 लाख लोगों को नौकरी दे दिया है। वही 2 लाख नौकरी को 50,000 कभी उधर पलटते हैं, 50,000 उधर पलटते हैं। उसी 2 लाख लोगों में, नौकरी पाने वालों में 50,000 वो लोग भी हैं जो बिहार से बाहर के। उसी 2 लाख में 50,000 वो लोग भी हैं जो बीपीएससी कंपीट किए हैं, उसमें से निकल कर उसमें चले गए। इसी 2 लाख को घुमा रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को नौकरी देती है। आंकड़ा इनको जोड़ने आता नहीं, इन लोगों के पास कैलकुलेटर तो है नहीं, ऐसे जुबानी जो मुंह से निकल गया बोल देते हैं। अभी जरा सोचिए ना, माई बहनी योजना में ये 6 करोड़ लोगों को 2.5 लाख रुपए देने की बात करते। 1,50,000 करोड़ रुपया होता है बिहार का बजट। आम अपने मन से खर्च करने के लिए सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए टोटल बजट में। लेकिन जब 10 लाख पहले गवर्नमेंट बनने के बाद पहली कलम से कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी देने की तेजस्वी यादव जब बात की थी, तो नीतीश कुमार ने उसमें कमेंट किया था कि पैसा कहाँ से लाएगा। लेकिन जब ये शिक्षक की बहाली हुई है तब तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मैं तो करके दिखा दिया ना भाई। इसीलिए उसी फॉर्मेट पे ही आगे बढ़ रहा है कि 2500 महिलाओं को, हर एक महिलाओं को देंगे हर महीने। उसके बाद से 1500 रुपया वृद्धा पेंशन होगा और 200 बिजली यूनिट फ्री। कहाँ से देंगे?
वही तो हम कह रहे कि कैलकुलेटर लेकर ये लोग बैठे कि टोटल बजट में 50,000 करोड़ रुपया आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो। बाकी तो सैलरी मद में आता है, स्टाइपेंड मद में आता है, जिसको आप तो घटा नहीं ना सकते हैं। उस 50,000 करोड़ रुपए में 1.5 लाख करोड़ लोगों को मार, 1,50,000 लोगों को मार देने की बात करते हैं। इनको जोड़ने नहीं आता ना, हिसाब किताब करने आएगा तब ना। आपको तो बता ही रहे हैं ना कि 74 साल में 22,500 लोग नौकरी पाए और ये के साल में 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी। और आंकड़ा हकीकत यही है कि बस 2 लाख लोगों को ये लोग नौकरी दे पाए। उन 2 लाख में वही 50,000 बाहर का है, इनको पीएम बनना था तो दूसरे राज्यों के लोगों को भी इन्होंने मौका दिया। और जब बीपीएससी का समय आया तो उसमें जो कम्पीट किया वो चला गया, तो उसी 2 लाख में लोग हैं ना भाई। यहाँ 10 लाख लोग तो बहुत दूर की बात है। ये तो नंगी आंखों से सपने दिखाने वाली बात हो गई ना भाई। आंख बंद करके मैं सपना। चाहूंगा कि मेरे माध्यम से अंत में जिले समेत नरकटिया विधानसभा क्षेत्र को कुछ संदेश देना चाहेंगे। संदेश ये देना चाहेंगे कि एक उम्मीद की एक नई किरण, खामोश आंधी जिसका नाम है जन सुराज, उसके पथ को हमवार करें, उसके हम कदम बने। कम से कम हम लोगों ने कुछ नहीं किया समाज के लिए, हमारे पहले वालों ने कुछ त्याग नहीं दिया, तो कोई अपना जीवन वक्फ पर करने आया है आपके लिए तो उसके विचारों से सहमत, उसका पीठ तो थपथपाना ही जाना चाहिए। वो आपसे तो कुछ मांगने आया नहीं, आपको देने आया है। और हम समझते हैं कि बिहार की 90% जनसंख्या को उनके हम कदम होना चाहिए। कारण ये है कि आज तक पूरे बिहार में 1200 परिवार ही राज्य कर पाया है। 1200 परिवार के लोग ही विधायक, एमपी बन पाए हैं। बाकी सारे लोग तो उनके मतलब वोटर ही हैं। हम चाहते हैं कि जो आज कल वोट दिया था ना, आज वो वोट ले। आज वैसे लोगों को मौका मिले जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। आज तक वैसे लोगों को मौका मिला है जिनकी गाड़ियां चमकती हैं, जिनके पास पैसों का अंबार है, जो भ्रष्टाचार में लीन है, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिनके ऊपर समाज में दाग धब्बे लगे हुए हैं, वैसे लोगों को आज तक टिकट को लाकर आपके बीच से चुन करके आपके द्वारा चुने हुए लोगों को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। 2-3 मरहला है, 2-3 स्टेज है, और उन स्टेज को पार जो करेगा उसी को उम्मीदवार बनाएगा। पब्लिक सर्वे करके, उसके बाद अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, उसके बाद स्वतंत्र एजेंसी से भी वो सर्वे कराएगा, उसके बाद ही टिकट मिलेगा। और वैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जो लोग आज तक टकटकी लगाए सत्ता के शीर्ष पर देखते रहे और कभी उधर पहुंच नहीं पाए। हम समझते हैं कि इनके विचारों से अगर मेल खाता है आपका विचार और इनके साथ चलते हैं तो वैसे लोग भी सत्ता के शीर्ष पर पहुंच पाएंगे, जिसके बारे में दूसरी कोई पार्टी आज तक सोच नहीं पाई। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे थे कि इस वक्त मेरी बात जो है पूर्वी चंपारण जिला प्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष और जन सुराज के संस्थापक सदस्य जफीर आजाद उर्फ चमन सोरेती, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रशांत किशोर समाज को यानी बिहार की जनता को कुछ देने आए हैं, लेने नहीं है। इसलिए उनके बातों को फॉलो करें और उनके हाथ को मजबूत करें। इस तरह के इंटरव्यू और खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। नमस्कार।